क्या 2024 से पहले केंद्रीय स्तर पर रखी जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की नींव? क्या अगला चुनाव भाजपा यूसीसी के दम पर ही जीतेगी या लड़ेगी? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विवाद? क्या वाकई में हिंदू और मुस्लिम बटे हुए हैं यूसीसी पर? क्या है यूसीसी पर पूरा मामला, पूरा मसला? आज इस एक्सप्लेनर में मैं यानी कि साहिबा खान आपको बताऊंगी। सो हेलो, वेलकम टू अनकट। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी बड़ी लड़ाई क्या है, क्यों है? तो 14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत आम लोगों, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया है, और हो भी क्यों ना, 2024 पास है। वहीं लॉ कमीशन की अपील पर कांग्रेस ने कहा है कि 2018 में 21वें लॉ कमीशन का कहना है कि देश में अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले लॉ कमीशन की अपील पॉलिटिक्स ज्यादा लग रही है। मगर आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्यों इस पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है? क्या ये कानून बन पाएगा? इस पर बात करते हैं। तो सवाल नंबर 1, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? जवाब, आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरीके के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे क्राइम्स की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या फिर समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। यानी कि कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू है या मुसलमान, इस बात से एफआईआर, सुनवाई या सजा में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि यानी डेफेमेशन की हो, या फिर पति पत्नी के बीच की कोई बात हो, उनका मसला हो, पब्लिक स्पेस का या फिर प्रॉपर्टी का विवाद हो, ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति का खास रोल होता है। शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे कि मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मांग ज्यादा है। यानी कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, होगा। जैसे कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी आप नहीं कर सकते, वो अपराध है। सवाल नंबर 2, यूनिफॉर्म सिविल कोड के 10 चैप्टर में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? जवाब, भारत में सिविल से जुड़े कानून को आसान बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को 10 हिस्से यानी कि 10 चैप्टर्स में बांटा जा सकता है। इनमें से इस तरह के नियम और कानून हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, शादी की उम्र को लेकर नियम। चैप्टर नंबर 2, तलाक के आधार से जुड़े नियम। चैप्टर नंबर 3, तलाक से जुड़े प्रोसीजर। चैप्टर नंबर 4, मेंटेनेंस तय करने के आधार। चैप्टर नंबर 5, मेंटेनेंस देने का प्रोसीजर कि कैसे देंगे। चैप्टर नंबर 6, गोद लेने का आधार कि किस बेसिस पे लेंगे। चैप्टर नंबर 7, गोद लेने का प्रोसीजर कि कैसे लेंगे। चैप्टर नंबर 8, उत्तराधिकार और विरासत के नियम। चैप्टर नंबर 9, पति और पत्नी की संख्या। चैप्टर नंबर 10, फैमिली प्लानिंग से जुड़े नियम। सवाल नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले कब उठा? जवाब,
1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, खूंगट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना था। जनसंघ नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना ही पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया। जो कानून बने वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तीसरा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और चौथा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का आधार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की एक से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनाना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। सवाल नंबर 4, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विरोध क्यों हो रहा है? जवाब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक यानी कि खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोग। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी, ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कहना है और मुस्लिम समुदाय का भी। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। ये कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा ये उनकी आस्था का विषय है। मगर बड़ा मुद्दा ये है कि मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। 2019 से 20 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS के सरकारी सर्वे के हिसाब से एक बीवी से ज्यादा बीवियां रखने की प्रथा ट्राइब्स में सबसे ज्यादा है। मुस्लिम समुदायों में 1.9% है, हिंदुओं में 1.3% है और बाकी रिलीजियस ग्रुप्स में ये आंकड़ा 1.6% का है। मगर हर ग्रुप में एक बात कॉमन है, वो ये है कि इन सभी ग्रुप्स में ये जो प्रथा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, ये मैं आपको बताती चलूँ। इससे नॉर्थ ईस्ट भी प्रभावित होगा। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कई कबीले यानी कि ट्राइब्स हैं जिनकी अपनी आस्था है, अपने नियम कानून है। इस वजह से UCC वहाँ लागू करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खुद संविधान उन्हें अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करने की आज़ादी देता है। सवाल नंबर 5, देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आखिर क्या कहा गया है? जवाब, संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। अब प्रयास करेगा यहाँ पर बहुत जरूरी शब्द है, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है। हमारे संविधान में नीति निर्देश तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें उस सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। ये गोल्स हैं। इस बिल को एज अ प्राइवेट बिल क्यों पेश किया गया था किरोड़ी लाल मीणा द्वारा, जबकि वो बीजेपी सांसद हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जानकारों का ये कहना है कि सरकार ने इस बिल के जरिए एक तरीके से लिटमस टेस्ट किया था, क्योंकि इसे लागू कराना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि इससे सिर्फ अल्पसंख्यक प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हिंदू भी प्रभावित हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी प्रभावित होगा, उनकी तरफ से भी विरोध हो सकता है। इसलिए सरकार बिल को लेकर बाकी पार्टियों का स्टैंड, देश का मूड और साधु संतों का मूड जानना चाहती है। जानकारों का ये भी कहना है कि इसके पीछे कानूनी और राजनीतिक दोनों ही पहलू हैं। पहले ही बीजेपी शासित राज्य इसे लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसे स्टेट लेवल पर लागू करना मुमकिन नहीं है। ये जब भी लागू होगा केंद्र सरकार के लेवल पर ही होगा और उसके लिए भी इसे लागू करना आसान नहीं होगा।
लिहाजा वो देखना चाहती है कि किस लेवल पर इसका विरोध होता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके बहाने हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाहती है कि कोई इसका विरोध करे, विवाद में कमेंट करे, ताकि आने वाले चुनावों में इसे बड़े लेवल पर मुद्दा बनाया जा सके। दरअसल CAA और NRC पर सरकार घिर गई थी। दिल्ली के साथ साथ कुछ शहरों में दंगे भी हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि अभी हम NRC लागू नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार खुद बिल लेकर आती तो विवाद और विरोध के बीच दोनों सदनों से बिल को पास कराना उसके लिए नाक का सवाल हो जाता। इसलिए बीजेपी सांसद ने इसे प्राइवेट बिल के रूप में पेश किया था, ताकि बिल पास ना भी हो तो सरकार की किरकिरी ना हो सके। अब जानते हैं बीजेपी का इस पर क्या रुख है। तो अमित शाह ने कई बार ये कहा है अपनी रैलीज में, स्पीचेस में कि UCC लाने का प्रयास सरकार करेगी और कैसे हर मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है। मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। हालांकि सदन के लास्ट सेशन के दौरान पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर के सरकार का कोई भी प्लान नहीं है। हालांकि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 44 के तहत उन्हें इसको लेकर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसी महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी ये बात कही है। कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। फिलहाल वहां पर कांग्रेस है तो देखना होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि जिन प्रदेशों में समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना पर काम हो रहा है उनसे हम सुझाव ले रहे हैं। तो जी ये था UCC पर गागर में सागर। इस एनालिसिस से एक बात तो तय है कि UCC लागू करना काफी मुश्किल होगा और बीजेपी 2024 के चुनाव में इसको मुद्दा जरूर बनाएगी। तभी भूमिका तैयार की जा रही है। फिलहाल तेल की धार देखनी होगी। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।